Yes, transports in plants. बिल्कुल सिंपल मीनिंग है इसकी। ट्रांसपोर्ट का मतलब किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, ठीक है। अब प्लांट की अगर हम बॉडी की बात करें, प्लांट्स बॉडी कितने प्रकार की हो सकती है? यूनिसेलुलर में एल्गी हो सकते हैं, जैसे जो मल्टी सेलुलर एल्गी होते हैं, मोर देन वन सेल होती है उसमें। तो जैसे हम बात करते थे एनिमल की, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए शरीर का कॉम्प्लेक्सिटी देखते थे कि शरीर कितना बड़ा है। जितना ही बड़ा शरीर है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम उतना ही एफिशिएंट होना चाहिए। इसी प्रकार से प्लांट्स में भी बॉडी जितना ही लार्ज साइज की है, कॉम्प्लेक्स है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एफिशिएंसी भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। और किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, इसके लिए प्लांट बॉडी देखना पड़ेगा हमको। दिस वन इज द रूट, दिस वन इज द स्टेम, this one, it is the leaf. यहां दो चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। सनलाइट इस्तेमाल होकर क्या बनेगा, यहां पर होगा फोटोसिंथेसिस पीएस, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनिक बिल्डअप होगा यहां पर शुगर। इसके अतिरिक्त प्लस अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस से शुगर बिल्डअप होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ये सब मिलाकर के, कुल मिला के इनको ऑर्गेनिक मटेरियल्स कहा जाएगा। सभी को मिलाकर क्या कहेंगे, इनको ऑर्गेनिक मटेरियल्स कहेंगे। तो एक तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होना है, और दूसरा ट्रांसपोर्ट किसका होना है, मटेरियल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड। मटेरियल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, इसमें कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट हो गया है, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स, एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड्स। ये सभी ऐसे मटेरियल्स, इन सबको कुल मिलाकर क्या कहा जाएगा, इनको हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स कहते हैं। और कौन से मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वाटर। और कौन से मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, मिनरल्स। वाटर, मिनरल्स एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड। इसके अलावा और कौन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इन्हीं में एक और जोड़ लीजिए, प्लांट हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स हैं। इस प्रकार के ये सभी मटेरियल कुल मिलाकर इनको हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स कहेंगे। और जो दूसरा मेजर ग्रुप है जिसका ट्रांसपोर्टेशन होना है, उसमें पानी है और मिनरल्स हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन होना है। अब आपको पता है कि मिनरल और वाटर, इनका सोर्स कौन है, दैट इज सॉयल सॉल्यूशन। मिट्टी में उपस्थित जो सॉल है उसमें मिनरल्स हैं और पानी है। पानी और मिनरल्स, इन दोनों का स्रोत कौन है, सॉयल है। द सोर्स ऑफ वाटर एंड मिनरल, it is the soil solution.
इसे ट्रांसपोर्ट होना है, टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट्स टू द टिप ऑफ द लीव्स। सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन जो है, सोर्स हम आपको बता रहे हैं किसका, पानी का, और मिनरल का सोर्स कौन है, सॉइल सॉल्यूशन, एंड इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट्स टू द टिप ऑफ द लीव्स। पौधों की जड़ से पत्ती के टिप तक पहुंचना है। और आपको मालूम है कि प्लांट की लेंथ जो है वो वेरिएबल होती है। इवन इन जिम्नोस्पर्म सिकोया की बात अगर करें तो कितनी हाइट होती है उसकी, हैं सेवरल फीट्स, लगभग हंड्रेड्स, लगभग 100 फीट के ऊपर की हाइट होती है उसकी, ठीक है। हाँ, अब जो भी हो, मतलब अगर 100 फीट भी हम मान लें तो बहुत होती है हाइट, 100 फीट भी अगर है तो इतनी ऊंचाई तक का क्या करना है, टॉलेस्ट प्लांट है ये, तो इतनी ऊंचाई तक को हमें पानी और मिनरल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूटिंग टिश्यू होता है वो कौन होता है, दैट इज जाइलम। द डिस्ट्रीब्यूटिंग टिश्यू इज जाइलम, जिससे हो करके पानी और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। द ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू इट इज जाइलम। और ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, ये नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। मिनरल एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज यूनी डायरेक्शनल फ्रॉम रूट्स टू द टिप ऑफ द लीव्स, क्योंकि पत्ती में ऐसा कोई टिश्यू नहीं होता पानी अब्जॉर्ब करके जड़ तक पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में रूट टू लीव्स होता है, टिप्स होता है, लीफ टिप। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसका हो रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। और ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू जो होता है वो कौन है, वो फ्लोएम होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड it is bi-directional transportation. Bi-directional और मल्टी डायरेक्शनल आप कह सकते हैं। मतलब मोर देन वन डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं इनका ट्रांसपोर्टेशन बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल होता है, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर नीड। ये जरूरी है लिखना, आवश्यकता के अनुसार डायरेक्शन चेंज होता है। आगे बताएंगे ऐसा क्यों होता है। अब तक हम समझ चुके हैं कि प्लांट्स में दो प्रकार के मटेरियल हैं, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और दूसरे हैं वाटर और मिनरल जो कि इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। जो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनको ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी फ्लोएम टिश्यू ने ले रखी है, और मूवमेंट इनका जो होता है वो बाई डायरेक्शनल या मोर देन वन डायरेक्शनल हो सकता है, मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन में अगर बाई डायरेक्शनल लिखा है तो आप लगाएंगे। ये आवश्यकता के अनुसार होता है, जिसके बारे में हम सीखेंगे कि कब ये बाई डायरेक्शनल होता है, कब यूनि डायरेक्शनल कभी नहीं होगा। ये बाई डायरेक्शनल कैसे कैसे होता है और हालात पर कैसे डायरेक्शन चेंज होता है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, और ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू जो होता है वो कौन है, वो फ्लोएम है। फ्लोएम से ही इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, लिखा हुआ है यहाँ पर फ्लोएम। ठीक है, इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको प्लांट की सेल का अध्ययन करना पड़ेगा। तो प्लांट सेल एज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोटिक सिस्टम, हम चर्चा इस पर सबसे पहले करेंगे। तो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट की बॉडी में हो रहा है, तो प्लांट की बॉडी मेडिकल किससे बनी है, प्लांट सेल से। तो प्लांट सेल यहाँ पर जो है एक ऑस्मोटिक सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो चर्चा हम पहले प्लांट सेल के स्ट्रक्चर पर कर ले,
विद रिस्पेक्ट टू द ऑस्मोटिक सिस्टम, और फिर इसके बाद आगे की कहानी पढ़ेंगे। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि प्लांट के जीवन में दो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है इनके शरीर में, एक ऑर्गेनिक बिल्डअप और दूसरा इनऑर्गेनिक बिल्डअप। जो इनऑर्गेनिक बिल्डअप है उसमें मिनरल आयंस होते हैं, वो पानी में घुली हुई अवस्था में ट्रांसपोर्ट होते हैं, मिनरल एंड वाटर बोलते हैं उसको। और दूसरा क्या होता है, ऑर्गेनिक बिल्डअप होता है। अलग अलग टिश्यू होते हैं, जाइलम जिम्मेदार है पानी और मिनरल के लिए, और फ्लोएम जिम्मेदार है ऑर्गेनिक मटेरियल्स के। इतनी बात समझकर अब हम सीधे चल रहे हैं कि प्लांट सेल जो है, चूंकि ये प्लांट सेल जो है एक ऑस्मोटिक सिस्टम है, तो आइए और इसके बारे में जानें कि प्लांट सेल एज ऑस्मोटिक सिस्टम ये क्या है। The plant cell as osmotic system. The plant cell as the osmotic system. This one is the plant cell wall. Made up of cellulose, you know. ये रिजिड होता है और परमिएबल होता है। वाटर एंड मिनरल्स। जो प्लांट सेल वॉल है ये सेलुलोज का बना हुआ है, रिजिड है, 100% रिजिड नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ये अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करता है, और ये पानी और मिनरल जैसी चीज़ों के लिए परमेबल है पूरी तरह से। तो सेल वॉल इज परमेबल। इसके अंदर कौन होता है, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई एक मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस वन इज द सेल मेम्ब्रेन। ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई सेल मेम्ब्रेन होती है। इट इज आल्सो नोन एज द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। इसकी जो परमिएबिलिटी है ये सेमी परमिएबल भी है and it is also selectively permeable. इसकी परमेबिलिटी दो प्रकार की होती है। इट इज सेमी परमेबल एज वेल एज इट इज सेलेक्टिवली परमेबल। ये दोनों प्रकार की इसमें परमेबिलिटी होती है। सेमी परमेबिलिटी, यहां पर क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। जो ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल हैं उनके आकार के आधार पर, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में पोर होता है और कोई भी बायोमॉलिक्यूल या कोई भी मटेरियल अपने साइज के अनुसार इस पोर को क्रॉस करके अंदर या बाहर आ जा सकता है। यह सब आपने सेल में पढ़ा होगा, प्लांट सेल स्ट्रक्चर में, कि परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमेबिलिटी का यही मतलब है कि परमेबिलिटी डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल की साइज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। जो सेलेक्टिवली परमेबल होता है इसका मतलब यह हो गया कि आयन या मॉलिक्यूल की साइज कुछ भी हो,
अगर इसकी नीड है तो इसका ट्रांसपोर्ट होगा, अगर नीड नहीं है तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो इस मामले में हमारी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है ये सेल वॉल से परमिएबिलिटी के मामले में डिफर करती है। सेल वॉल परमिएबल होता है लेकिन सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है। परमिएबल नहीं कहेंगे, सेमी परमिएबल, सभी के लिए परमिएबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू साइज परमिएबल है। और दूसरा सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब कि सेल मेम्ब्रेन इज वेरी चूजी with respect to the transport of different kind of biomolecules and ions. Let the size of diffusing particle be any. If it is required, it is transported. तो अगर इसकी आवश्यकता है तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, अगर नहीं आवश्यकता है तो नहीं होगा। लेकिन फिर अब ये आवश्यक है कि नहीं है, इस बात का निर्णय कौन लेगा? ये सब सेल बायोलॉजी में आप पढ़े हैं कि विशेष प्रकार के परमिएज एंजाइम्स होते हैं या ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल होते हैं सेल मेम्ब्रेन पर, जो गाइड करते हैं कि किसको अंदर जाना है, किसे बाहर जाना है। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे आप। इसके अतिरिक्त प्लांट में इसके साइटोप्लाज्म में जितना स्पेस अवेलेबल है उसका 90% हिस्सा जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल होती है जो उसको घेरे रहती है। यानी कि प्लांट सेल जो साइटोप्लाज्म होता है इट इज हाईली वैक्यूलेटेड, मोर देन 90% ऑफ द स्पेस इट इज कवर्ड बाय द वैक्यूल, मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल होती है। ये वैक्यूल है। वैक्यूल तो एनिमल सेल में भी होती है लेकिन यहाँ वैक्यूल काफ़ी बड़ी होती है और ये प्लांट सेल का लगभग 90% से भी ज़्यादा हिस्सा कवर करती है। ऑक्युपाइज मोर देन 90% अवेलेबल स्पेस। प्लांट सेल के अंदर उपलब्ध जो स्पेस है इसका 90% हिस्सा लगभग यही कवर करता है जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं। लिख लिया? क्या बोलते हैं इसको? वैक्यूल। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करना है। वैक्यूल जो होता है इसके अंदर का जो मीडियम होता है, ये वैक्यूल के बाहर जो साइटोप्लाज्म का मीडियम है उसके रिस्पेक्ट में ये हाइपरटोनिक होता है। ये हाइपरटोनिक क्या है हम आपको आगे बताएंगे। मोटे शब्द में ये समझ लो कि वैक्यूल के अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो गाढ़ा होता है इन कंपेरिजन टू रेस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्म। मतलब ये हो गया कि यहां पर जो सॉल मौजूद है दिस वन इट इज डाइल्यूट और इसके अंदर जो सोल्यूट मौजूद है सॉल्यूशन ये कैसा है? इट इज कंसंट्रेटेड। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है इसलिए इसको हम हाइपरटोनिक बोलेंगे, आगे बताएंगे आपको। और हम इसे हाइपोटोनिक बोलते हैं। हाइपोटोनिक मतलब कि जो सॉल्यूशन वैक्यूल के अंदर होता है इट इज मच मोर कंसंट्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन इन साइटोप्लाज्म एंड दिस मेम्ब्रेन हियर इज नोन एज द टोनोप्लास्ट। इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है इट इज नोन एज टोनोप्लास्ट। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि जो प्लांट सेल वैक्यूल है इतना गाढ़ा क्यों होता है? इसका कारण ये होता है कि आपकी जो प्लांट सेल वैक्यूल है ये ऑस्मोटिक एडजस्टर है। व्हाट डू मीन बाय ऑस्मोटिक एडजस्टर? आवश्यकता के अनुसार प्लांट सेल के अंदर का ऑस्मोटिक कंडीशन मेंटेन करती है जरूरत के अनुसार। इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे जब हम ऑस्मोटिक सिस्टम पढ़ा लेंगे पूरा। फिलहाल आप केवल इतना जानिए कि एक सेफ्टी वाल्व की तरह ये काम करता है। कौन? प्लांट सेल वैक्यूल। जरूरत पड़ने पर साइटोप्लाज्म से मिनरल आयन को चुरा कर अपने अंदर रख लेती है और मीडियम को हाइपरटोनिक बनाए रखती है। लेकिन अगर जरूरत पड़े कि साइटोप्लाज्म में मिनरल कम पड़ रहा तो बाहर से ये यहाँ से निकाल कर अंदर, तो इस प्रकार से यहाँ पर मिनरल की अपलोडिंग होती रहती है। जैसे पोटेशियम आयन K+ हैं तो यहाँ पर इनकी अपलोडिंग होती रहती है अंदर की तरफ। तो यहाँ पर जो पोटेशियम आयन्स होते हैं इनका जमावड़ा होता है यहाँ पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ अंदर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई रखना है। बात समझ गए? और ऑस्मोटिकली एक्टिव आयन की अगर हम बात करें प्लांट की बॉडी में
तो इट इज पोटेशियम। याद रखना कि पोटेशियम प्लांट सेल के अंदर ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे इसका कंसंट्रेशन हाई बना रहता है। और किसके अंदर? वैक्यूल के अंदर। और वैक्यूल जो है इस पोटेशियम आयन को चुरा लेती है। कहाँ से? साइटोप्लाज्म से चुरा कर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अपने अंदर अपलोड कर लेती है। जो ट्रांसपोर्ट यहां पर होता है वो कैसा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि वैक्यूल के अंदर कैसा है? कंसंट्रेशन ज़्यादा, और साइटोप्लाज्म के अंदर मिनरल का कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन का जो मूवमेंट होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पढ़ा होगा आपने सेल बायोलॉजी में। हम यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिटेल पढ़ाएंगे आपको कि कैसे होता है। बस अभी केवल इतना जाने रहो कि अगर किसी भी आयन का मूवमेंट लो टू हाई कंसंट्रेशन हो रहा है, ये चीज़ आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा, वहाँ पढ़ाया था मैंने। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आप पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं तो लो टू हाई जा रहे हैं, ऐसे ही लो कंसंट्रेशन से जब हाई की तरफ चलेंगे तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, मेटाबॉलिक एनर्जी, एंड दैट मेटाबॉलिक एनर्जी इज नोन एज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट? नो डाउट। तो यहां पर स्टोरेज होता है। किस चीज का स्टोरेज हो रहा है? पोटेशियम आयन का स्टोरेज हो रहा है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्लांट सेल वैक्यूल को अपने अंदर का मीडियम कैसा बनाए रखना है? कंसंट्रेट, हाइपरटोनिक बनाए रखना है। क्यों ऐसा होता है? ये घर में घरवाली की तरह होता है, मजाक नहीं कर रहा हूं। अपने हस्बैंड की जेब से पैसा चुरा कर रखे रहती है, और जब लॉकडाउन लगता है तो उसमें काम आ जाता है। या फिर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आज से अब आपके 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे रात 8:30 बजे से। क्यों भाई? तो क्या करते हैं? तब वाइफ ने अपने हस्बैंड से जो पैसा चुरा कर रखा था, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी रखा है, कहते हैं ले जाओ बैंक में चेंज कराओ, वही समय रात से खुलता है। तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार की इमरजेंसी जब प्लांट में लागू होती है तो इसने जितना चुरा के अपने अंदर रखा है वो वापस लौटाने लगती है, और बाहर के सिस्टम को क्या करती है? एडजस्ट करती है उसके ऑस्मोटिक सिस्टम को। कुल मिला के ऑस्मोटिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए ऑस्मोटिक सिस्टम पर हम चर्चा करेंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और किस प्रकार से डायरेक्शन डिसाइड करता है लिक्विड के मूवमेंट का। फिलहाल प्लांट सेल के बारे में हम जो चर्चा कर रहे थे इसमें 3 बातें निकल कर आई। पहला, हमारी जो सेल वॉल है ये एक्सटर्नल बाउंड्री है, दिस मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल। अगर सेल वॉल ना हो तो प्लांट सेल का शेप कुछ और हो सकता था, लेकिन ये रिजिड होती है, अपने स्ट्रक्चर, अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करती है। बात समझ में आ गया? लोहे की तरह रिजिड नहीं होती कि बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, लेकिन विरोध करती है परिवर्तन का। और ये परमेबल होती है, इसके आने और जाने पर, किसी भी बायोमॉलिक्यूल के आने या जाने पर इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए ये क्वालिटी चेक नहीं करती है साइटोप्लाज्म के अंदर की। क्वालिटी कंट्रोल कौन करता है? वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है। वो गाइड करेगी कि कूड़ा समझ रखा है, कूड़ा घर जो मर्जी हो, जितना चाहो कबाड़ ला के डाल जाओ, जब मर्जी हो कबाड़ उठा ले जाओ यहाँ से। ऐसे थोड़ा होता है। किसी भी आयन का एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इट हैज़ टू बी केप्ट कांस्टेंट। किसकी मदद से होता है ये सेल मेम्ब्रेन गाइड करती है। पोटेशियम कहेगा हम बाहर जाएंगे, काहे जाओगे? कहीं हमें जाना है, कहीं अरे कैसे जाओगे भाई, हम चेक कर रहे हैं, तुम्हें नहीं जाना है, अंदर रहो। सेल मेम्ब्रेन की ये औकात है उसकी कि वो मेंटेन कर रहा है। क्या आपको मालूम है? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पोटेशियम हमेशा ज़्यादा होता है। कहाँ पर? ICF में। और सोडियम कहाँ ज़्यादा होता है? ECF में। तो पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है। बात समझ गए ना? तो ये मिनरल कौन सा जाएगा कौन नहीं आएगा, तो 2 प्रकार की परमेबिलिटी है, सेमी परमेबल नेचर है, सेलेक्टिवली परमेबल नेचर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमने आपको यहाँ पर वैक्यूल के बारे में बताया कि दिस कवर्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ अवेलेबल स्पेस हियर, एंड दिस स्टोर्स the ions against their concentration gradient, expending metabolic energy in the form of ATP, and it is known as active transport। तो इस प्रकार से अपलोडिंग ये कर लेती है आयनों का, and this keeps the inside concentration much more than the outside, ठीक, and acts as osmotic adjuster। इतनी बात समझ गए होंगे आप। इतना जानने के बाद अब हम बात करेंगे कि ऑस्मोसिस होता क्या है। 2 प्रकार के मेथड्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के, इनमें से एक ऑस्मोसिस होता है और दूसरा कौन होता है? डिफ्यूजन होता है। ऑस्मोसिस पर चर्चा करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बताएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने में किन किन फैक्टर्स का असर पड़ता है, क्या ये सारा डिस्कशन करना है। हालांकि केमिस्ट्री में इसका हिस्सा, लेकिन सवाल यहाँ पूछते हैं। दूसरा डिफ्यूजन प्रेशर पर बात करेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे वाटर रिलेशंस टू द प्लांट, जिसमें वाटर पोटेंशियल पर बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में कैसे डायरेक्शन डिसाइड करता है, इन सब पर चर्चा होगी। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फिलोसॉफिकल ग्राउंड पर है, जहाँ आपको कन्फ्यूजन होने के चांस बहुत हैं, अक्सर सवाल गलत कर लेंगे, तो बहुत ही बारीकी से इसको अध्ययन करना है।
ठीक है, हमारे अगले लेक्चर में आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का नया चैप्टर यूँ समझ लो कि हमने आज केवल इसका बैकिंग क्रिएट किया है और स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, आज के लिए इतना ही।